Constipation is more than just a bathroom struggle. इट्स समथिंग लाइक एन इंटरनल रोड ब्लॉक होता है जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत एडवर्सली अफेक्ट करता है. पीपल अक्रॉस ऑल द एज ग्रुप्स कैन गेट अफेक्टेड बाय कॉन्स्टिपेशन, लेकिन बुजुर्गों में यह खास तौर से काफ़ी हानिकारक प्रभाव डालता है. तो आज का जो ये पूरा वीडियो है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ साइंस बेस्ड कन्वर्सेशन अबाउट कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, इसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है, हम कैसे माने कि हम कॉन्स्टिपेटेड हैं या नहीं हैं, और साइंटिफिकली देखा जाए तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं. और फिर जब एक बार कारण हमें पता चल जाता है तो उस समस्या का निदान, उस समस्या का जो इलाज है वो देखना भी आसान हो जाता है. जस्ट रिमूव द कॉज एंड इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल एंड यू विल बी फाइन अगेन. सो आज इन्हीं सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन. My name is Dr. Vinita Singh. I'm a certified lifestyle medicine practitioner, a culinary health educator, and I hold a certification in nutrition science. Let's begin. Commonly, जब हम लोग बातें करते हैं constipation के बारे में तो we take it as difficulty in passing stools. लेकिन in terms of science, there is a proper classification that exists for defining and classifying constipation, जिसका नाम है Roman 3 Classification for Functional Constipation Criteria. अब मैं ये समझती हूँ कि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बात करने में लोग हेजिटेट करते हैं, उन्हें लगता है कि दिस इज़ काइंड ऑफ एन एंटी सोशल टॉपिक. लेकिन इट इज़ नेसेसरी टू स्पीक अबाउट कॉन्स्टिपेशन बिकॉज जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पैक्टेड है कॉन्स्टिपेशन की वजह से. तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है? उसके लिए ये क्राइटेरिया हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन दैट आई जस्ट मैंशनड. अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार से कम बाथरूम विजिट कर रहे हैं, या आपके 1/4 जो विजिट्स हैं बाथरूम विजिट, उनमें अगर जैसे आप फॉर एग्जांपल 10 बार जाते हैं तो उनमें से आपके 3-4 दफ़े क्या होता है, आपको स्ट्रेन करना पड़ता है स्टूल्स पास करने के लिए, या दैट सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल्स आपको लग रहा है. अगर इस तरह की कोई फीलिंग हो रही है तो सेफली आपको डिफाइन किया जा सकता है एज ए कॉन्स्टिपेटेड पर्सन. कॉन्स्टिपेशन कैन बी एक्यूट और सब एक्यूट. जब एकदम हाल ही में बहुत अचानक से कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है तो उसे हम एक्यूट या सब एक्यूट कॉन्स्टिपेशन में कैटेगराइज कर सकते हैं. ऐसे केसेस में मैंडेटरी है फ़ौरन जल्दी से जल्दी आपको चेकअप कराना चाहिए, अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए टू रूल आउट सम काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन योर इंटेस्टाइन और सम काइंड ऑफ सीवियर इन्फेक्शन इन योर एब्डोमेन. तो इसलिए अगर अचानक से आपको कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स डेवलप हुए हैं तो डेफिनेटली आपको अर्जेंटली डॉक्टर को विजिट करना चाहिए. एक और तरह का कॉन्स्टिपेशन होता है जिसे हम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, जो कि जिसका मतलब क्रॉनिक से मतलब यही होता है जो प्रोलॉन्ग्ड, जिसका आपका पीरियड चल रहा है इलनेस का, उसे क्रॉनिक इलनेस कहते हैं. क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन लाइक वाइज अगर पिछले 1 साल में आप 12 हफ्ते या उससे ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहे हैं तो आपके कॉन्स्टिपेशन को कहा जाएगा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन. बहुत सारे रीजंस होते हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के, और उसी के हिसाब से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को भी सब कैटेगराइज किया गया है कई सारे कैटेगरीज में. सबसे पहले आता है फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन. फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन वो कॉन्स्टिपेशन का सब टाइप है जिसमें आपका कोई अपेरेंट विजिबल कॉज नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बुजुर्गों में भी होता है लेकिन, और इसके कारण बड़े सारे हैं. जैसे कि आपको पेट में दर्द है, या बुखार है, या डिहाइड्रेशन है, इम्प्रॉपर डाइट है आप लोगों की, लो फाइबर डाइट ले रहे हैं आप, या बच्चों के केसेस में इम्प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग दी गई है बच्चों को. कुछ एक मेडिसिन्स होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकती हैं, और अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन की तो इन सब की वजह से फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. फिर दूसरा टाइप का कॉन्स्टिपेशन आता है जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन. मतलब इन सब कारणों में से भी कुछ भी नहीं है और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी भी नहीं है कोई भी, लेकिन फिर भी एक बंदा कॉन्स्टिपेटेड है. देयर इज अ इरेगुलरिटी एंड डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल्स. ऐसा एक सब टाइप है. एक तीसरा सब टाइप होता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का जिसे कहा जाता है सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन. मतलब इट इज़ अ सिम्टम ऑफ सम अदर प्रॉब्लम. इट कुड बी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या कोई नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जो नर्व कंडक्शन होता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है. कोई और बीमारी है तो उसका फॉलो आउट हो सकता है कि एज अ सिम्टम यू हैव डेवलप्ड
constipation also. Sometimes people have issues related to intestinal motility, gut motility. आजकल का जो प्रेजेंट जनरेशन वेट लॉस ड्रग्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा नाम सुना जा रहा है, उनमें भी एक ये साइड इफ़ेक्ट है जिसमें कॉन्स्टिपेशन लोगों को हो सकता है. क्या होता है कि आपका जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है इन मेडिसिन को लेने से, जिन लोगों में ये साइड इफ़ेक्ट डेवलप होता है उन लोगों में इंटेस्टाइनल मूवमेंट आपका अत्यंत स्लो डाउन हो जाता है और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकता है एंड दिस इज़ अ सीरियस साइड इफेक्ट फॉर दीज मेडिसिन. इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर हो, जैसे कि पोटेशियम लेवल आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा लो हो या कैल्शियम लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो, उन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. ये बात नोट वर्दी है फॉर दोज पीपल हु आर टेकिंग कैल्शियम सप्लीमेंट्स विदाउट अ प्रेस्क्रिप्शन. जब आपके डॉक्टर्स आपको एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि कैल्शियम की ज़रूरत है, तब आप अगर कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं वो आपको फ़ायदा करता है. लेकिन जब हम इनडिस्क्रिमिनेटली सिर्फ अपने मन से इसलिए लेते हैं सप्लीमेंट्स क्योंकि कोई और आपका फ्रेंड या फैमिली मेम्बर ले रहा है एंड यू थिंक टेकिंग कैल्शियम सप्लीमेंट्स विल स्ट्रेंथन योर बोन्स, तो तब वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है. यू कैन end up with constipation instead of having strong bones. So we need to be very careful. इसके अलावा कुछ एक बीमारियां होती हैं जिनमें आप कॉन्स्टिपेटेड हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म में आपका ओवरऑल बेसल मेटाबॉलिक रेट या जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ये स्लो डाउन हो जाता है. स्लो डाउन होने की वजह से जो आपका इंटेस्टाइनल मूवमेंट होता है जिसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, वो भी स्लगिश हो जाता है और इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. डायबिटीज़ में भी कॉन्स्टिपेशन लोगों को हो सकता है. क्या होता है जब लोगों की अनकंट्रोल डायबिटीज़ होती है या बहुत लॉन्ग पीरियड से वो डायबिटिक हैं, तो उनके नर्व्स जो हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं. इन्हीं नर्व्स में एक नर्व होती है वेगस नर्व. वेगस नर्व जो हमारा इंटेस्टाइनल मूवमेंट है उसे रेगुलेट करती है, और अगर ये अफेक्टेड होती है तो जो गट मोटिलिटी है इट कैन गेट अफेक्टेड एंड सच केसेस समटाइम्स पेशेंट्स कैन एंड अप विद कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिसऑर्डर है या प्रॉब्लम है जिसे कहना चाहिए, और इट गोज़ विदाउट सेइंग कि जो हमारा जो डाइटरी हैबिट्स हैं, जो हमारा फूड पैटर्न है, उसका कॉन्स्टिपेटेड हम होंगे या नहीं होंगे उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है. सो लो फाइबर डाइट जो होती है वो हमें कॉन्स्टिपेटेड कर सकती है. लो फाइबर डाइट एज एन जो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा रिफाइंड फूड प्रोडक्ट से बने हुए जो फूड आइटम्स हैं, जैसे कि बेकरी गुड्स हो गए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जो लोग इनके ऊपर अपने टोटल कैलोरी इंटेक के लिए बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, जो जंक फूड को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं इन अ डे ड्यूरिंग द डे, तो उन लोगों को कॉन्स्टिपेटेड होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं. इनएडिक्वेट वाटर इनटेक कैन ऑल्सो कॉज कॉन्स्टिपेशन. तो जब हम बहुत जितना पानी हमें पीना चाहिए दिन में अगर हम उतना नहीं पी रहे हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. और शायद यही कारण है कि एक्सेस कंजम्पशन ऑफ कॉफ़ी एंड अल्कोहल इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिपेशन. अल्कोहल और कॉफ़ी दोनों ही का एक माइल्ड डायूरेटिक इफेक्ट होता है, मतलब कि वो हमारे बॉडी में से फ्लूइड्स को एलिमिनेट करते हैं. तो अगर हम अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा रखते हैं देन वी कैन गेट कॉन्स्टिपेटेड, एंड अगर हम कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो भी हम कॉन्स्टिपेटेड हो सकते हैं. लेकिन अल्कोहल जो है वो हमारे लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल है, उसे तो हमें छोड़ देना चाहिए. When we talk about coffee has many benefits for heart health, cardiovascular health के लिए बहुत अच्छी होती है कॉफ़ी. तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कॉफ़ी 2 से 3 कप से ज़्यादा एक दिन में यूज़ नहीं करना है, हमें कंज्यूम नहीं करना है. एंड दिस टू बिफोर 3 PM इन द इवनिंग, मतलब कि फर्स्ट हाफ ऑफ डे में ब्लैक कॉफ़ी लेना हमारे लिए हेल्थ प्रमोटिंग है. लेकिन एक्सेस कॉफ़ी जब हम लेते हैं तो वो हमें कॉन्स्टिपेटेड कर सकता है. इसके बाद आता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल. अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं इनफ तो अगेन इट अफेक्ट्स एडवर्सली अफेक्ट्स अवर मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से स्लगिश इंटेस्टाइनल मूवमेंट एंड दिस कैन रिजल्ट इन कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन कहने के लिए तो बड़ी कॉमन सी समस्या है, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं दीज कैन बी एक्चुअली रियली सीरियसली डेबिलिटेटिंग. जिन लोगों को प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए कॉन्स्टिपेशन होता है दे कैन डेवलप पाइल्स, दे कैन डेवलप एनल फिशर्स, एनल फिस्चुलास. और एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है कि आप रिपीटेडली स्ट्रेन करते हैं एवरी टाइम यू विजिट योर बाथरूम, तो उसकी वजह से जो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं ये डिसफंक्शनल हो जाते हैं और इसकी वजह से रेक्टल प्रोलैप्स भी हो सकता है, यानी कि अ पार्ट ऑफ योर डिस्टल पार्ट ऑफ योर गट कैन इवन protrude out, which is not a good thing. It is unhealthy and it should be immediately treated.
इसके अलावा आपको फीकल इन्फेक्शन का खतरा रहता है, यानी कि जब आपका फीकल मैटर इंटेस्टाइन के अंदर ही रह जाता है, यू आर नॉट एबल टू थ्रो इट आउट, तो उससे वो वहीं पड़ा पड़ा सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसकी वजह से फ्यूचर मूवमेंट ऑफ योर वेस्ट फूड प्रोडक्ट इज हैम्पर्ड, इट इज़ इंटरफेयर्ड वेरी बैडली। तो ऐसे केसेस में भी ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर साहब के पास ही होगा। और अच्छा है कि आप सेल्फ ट्रीट ना करें इन कंडीशंस को, जो मैंने लास्ट 2 कंडीशंस बताए हैं। Visit your doctor. And while all other treatments are taking place, it is imperative to look into your lifestyle कि आपकी क्या क्या ये lifestyle problems हैं, क्या mistakes हैं जिनकी वजह से in the first place आपको constipation हुआ था। मैं बार बार इस चीज़ को एम्फोसाइज कर रही हूँ कि इस तरह के कारण जिनका हम घर पे इलाज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी इनसाइड योर इंटेस्टाइन्स, या प्रॉब्लम्स विद द नर्व कंडक्शन एंड प्रॉब्लम्स विद सीवियर इन्फेक्शन इन योर एब्डोमेन एक्सेट्रा, दीज विल बी टेकन केयर ओनली बाय योर डॉक्टर, यू कैन नॉट सेल्फ ट्रीट इट एट होम। अगर ऐसा कोई कारण है तो आपका मुनक्का खाना या तरह तरह के वाटर्स, हनी लाइम वाटर, जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, ये सब यूज़ करना, या त्रिफला पाउडर खाना, या बहुत सारा पानी पीना सवेरे सवेरे उठ करके, इन सब चीज़ों का कोई असर होने नहीं वाला। एक्चुअली ये जो है आपको सिम्टम्स को और ज़्यादा वर्सन कर सकते हैं। इसलिए विजिट योर डॉक्टर फर्स्ट, गेट ऑल दीज कॉजेज रूल्ड आउट, एंड आफ्टर दैट स्टार्ट करेक्टिंग योर लाइफस्टाइल मिस्टेक्स। और लाइफस्टाइल में सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि एक्सरसाइज करना और पूरा दिन एक्टिव रहना। सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमने थोड़ी देर पहले देखा था, हमें कॉन्स्टिपेटेड कर सकता है। इसी तरह से अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव रहते हैं, पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उससे हम हेल्दी बने रहते हैं, बिकॉज उस समय हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो हेल्दी रहता है और कॉन्स्टिपेशन के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। सो एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब काफ़ी अच्छे होते हैं। एक 2019 के आसपास एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें जो कॉन्स्टिपेटेड पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ अंडरटेक किया था। क्या क्या किया था? 3 तरह की एक्टिविटीज़ थी। एक तो चीगोंग उन्होंने प्रैक्टिस किया था, दूसरा उन्होंने ब्रिस्क वॉक किया था, और उसके अलावा वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल मूवमेंट्स उन्होंने फॉलो किया था। और इसके बाद में उनमें कॉन्स्टिपेशन से इन सभी पार्टिसिपेंट्स को काफ़ी रिलीफ पाया गया, जिससे ये साबित हो सका कि एक्सरसाइज से आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होता है। लाइकवाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे इस तरह की एक्टिविटीज़ जैसे कि वेट लिफ्टिंग, या फिर मुझे कहना चाहिए एब्डोमिनल मसल ट्रेनिंग, ऐसी कोई भी एक्टिविटी करने से जिससे कि आपका स्टमक या पेल्विस में जो मसल्स हैं जब वो एक्टिवेट होते हैं, जब उनका वर्कआउट होता है, तो उससे ये मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं, जिसकी वजह से नंबर 1 यू आर रिवॉर्डेड विद अ स्मूदर डाइजेशन प्रोसेस, नंबर 2 द पेल्विस मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग एंड दे आर बेटर एबल टू सपोर्ट योर इंटेस्टाइन्स, एंड thus you feel there is a less chance of having pain and discomfort because of constipation, एंड जो एक टेंशन सी डेवलप हो जाती है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, उसमें भी आपको रिलीफ मिलता है। नाउ अ वर्ड अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं किसी चीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा हमारे स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं किसी भी वजह से, तो हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हो जाते हैं एंड आवर बॉडी शिफ्ट्स टू अ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। एंड दोनों केसेस में हमारा जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है वो सफ़र करता है, इट टेक्स अ हिट और स्लो डाउन हो जाता है, या जिसे कहना चाहिए ऑलमोस्ट रिलेटिवली हॉल्ट हो जाता है। इसकी वजह से भी हम कॉन्स्टिपेटेड हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें डी स्ट्रेस करना है, अपने स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करना है, ताकि हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स भी नॉर्मल रेंज में चले जाएं वापस। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं। आप डीप ब्रीथ कर सकते हैं। एक ब्रीदिंग पैटर्न होता है जिसका नाम होता है डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग या बॉक्स ब्रीदिंग। बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिनसे आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकते हैं। और सबसे अच्छा होता है मेडिटेशन। कुछ समय पहले मैंने एक मेडिटेशन का वीडियो भी पोस्ट किया था अपने इसी चैनल पे, तो उसका लिंक भी मैं शेयर करूंगी इसी वीडियो के साथ में। आप उस वीडियो पे जाइए, और बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर रीटा खन्ना ने उसमें मेडिटेशन एक सेशन को गाइड किया है। वहाँ से आप मेडिटेशन सीखिए और उसे प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करने में आसानी मिलेगी। एंड नाउ डाइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटिंग कॉन्स्टिपेशन। वजह चाहे जो भी हो आपके कॉन्स्टिपेशन की, द डाइटरी प्रोटोकॉल रिमेन्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी ट्रीटमेंट प्लान एम्ड एट ट्रीटिंग योर कॉन्स्टिपेशन। So let's take a look at what should you do in your diet.
सबसे सस्ता और सबसे आसान इलाज कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने का व्हेन इट कम्स टू योर डाइटरी चेंजेस इज टू इंक्लूड मोर फाइबर रिच फूड्स। जो डाइटरी फाइबर होता है, दिस इज समथिंग जो हमारी बॉडी तो डाइजेस्ट नहीं करती है, लेकिन इससे हमें बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। एंड जब कॉन्स्टिपेशन की हम बात करते हैं तो उसमें भी डाइटरी फाइबर का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या होता है कि डाइटरी फाइबर जो होता है वो दो तरह का होता है, इनसॉल्युबल फाइबर एंड सॉल्युबल फाइबर, दोनों का अपना अपना रोल है। इनसॉल्युबल फाइबर जो है इट एड्स बल्क टू योर फीकल मैटर, जिसकी वजह से जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं आपके गट में वो रिस्पॉन्ड करते हैं इसको, एंड द मूवमेंट इज फैसिलिटेटेड, और इससे आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में आसानी मिलती है। जो सॉल्युबल फाइबर होता है इसका क्या होता है, इन योर गट इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड स्वेल्स अप टू फॉर्म अ जेल लाइक सब्सटेंस। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक्चुअली एक स्टडी पब्लिश हुआ था जिसमें ये देखा गया था कि जो लोग सॉल्युबल फाइबर रिच फूड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दालें वगैरह, इनमें सॉल्युबल फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। सर्टेन नट्स एंड सीड्स में भी सॉल्युबल फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। तो इस स्टडी में ये देखा गया था कि सॉल्युबल फाइबर का इंक्रीज कंजम्पशन जो होता है वो इवन आईबीएस, जो कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड आईबीएस होता है, उसके सिम्टम्स को भी रिलीव करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। कुछ एक ऐसे कंडीशंस जहाँ पे कि एक्चुअली में इंक्रीजिंग फाइबर अमाउंट कैन वर्सन योर सिम्टम्स, वहाँ पे भी इंक्रीजिंग सॉल्युबल फाइबर हेल्प्स रिजॉल्व द कॉन्स्टिपेशन सिम्टम्स। अब ये है कि फाइबर रिच डाइट आपको कहाँ से मिलेगी। ये बहुत आसान हो जाता है क्योंकि जितने भी प्लांट फूड्स हैं जो कि मिनिमली प्रोसेस्ड हैं, यानी कि बस उन्हें खेत में से तोड़ा गया, वो आपके पास आए, आपने थोड़ा बहुत उन्हें काटा, मसाला डाला, बना लिया, या वैसे ही काटा और खा लिया। तो इस स्टेट में जब आप प्लांट फूड्स को कंज्यूम करते हैं देन यू आर गेटिंग फाइबर इन एडिक्वेट अमाउंट, बोथ फाइबर्स। 13 अक्टूबर 2025 को एक पोजीशन पेपर पब्लिश किया गया था, ब्रिटिश डाइटेटिक एसोसिएशन ने पब्लिश किया था ये पेपर, एंड दिस वाज अबाउट साइंस बेस्ड recommendations फॉर मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन टू बी मोर प्रिसाइज। किसी भी तरह का कॉन्स्टिपेशन हो, ये रिकमेंडेशंस हर केस में अप्लाई करे जा सकते हैं और ये आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करने के लिए। तो आज उन्हीं गाइडलाइंस को मैं आपके साथ में एक एक करके नंबर वाइज शेयर करती हूँ। रिकमेंडेशन नंबर 1, अपनी डाइट में हमें हाई फाइबर फूड्स को शामिल करना है, जैसे कि होल ग्रेन्स। मतलब कि आज से आपकी प्लेट में वाइट राइस की जगह होना चाहिए या तो ब्राउन राइस या रेड राइस या ब्लैक राइस। साथ में और भी बहुत सारे अनाज होते हैं जैसे कि सारे मिलेट्स हैं, इनके साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। जिस तरह से आप वाइट राइस को बनाते हैं, पहले उसे पानी में सोक करते हैं, फिर पानी में उबालते हैं, उस तरह से उबाल के चावल को खाते हैं, उसी तरह से इन सारे ग्रेन्स को आप कुकिंग कर सकते हैं और उसके बाद इसे अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। ऐसा क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये जो ग्रेन्स हैं, होल ग्रेन्स, जिनका अभी अभी मैंने जिक्र किया, ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं। इनमें जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो वाइट राइस के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, और इनमें डाइटरी फाइबर का अमाउंट भी कहीं ज़्यादा है। और हम जानते हैं कि फाइबर जो है, जो हमें अपनी डाइट से मिलता है, वो हमें कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करने में सहायता देता है। इसके अलावा और बहुत सारे फूड ग्रुप्स हैं जिन्हें आपको अपने भोजन में शामिल करना है ताकि समुचित मात्रा में आप फाइबर कंज्यूम कर सके अपने डाइट में। और ये हैं आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स, एंड दालें। दालें ना सिर्फ प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, बल्कि ये इसमें फाइबर और बाकी के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। और इस तरह से ये सारे जब हम होल फूड्स खाते हैं जो हमें प्लांट से मिले हैं, उससे हम अपने खाने में न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ाते हैं, और साथ में जो डाइटरी फाइबर की हमारी नीड्स हैं, डेली नीड्स हैं, अबाउट 25 से 30 ग्राम के बीच में, हम उसको भी मैनेज कर लेते हैं सक्सेसफुली। दूसरा रिकमेंडेशन है फाइबर सप्लीमेंट्स के बारे में, जैसे कि psyllium हस्क। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश डाइटेटिक एसोसिएशन, अप टू 10 ग्राम्स या उससे ज़्यादा का अमाउंट ऑफ अ फाइबर सप्लीमेंट टेकन ओवर अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स आपको कॉन्स्टिपेशन को सक्सेसफुली मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। एक चीज़ ध्यान रखनी है लेकिन, जब भी हम अपने डाइट में फाइबर बढ़ाते हैं, हमें प्रपोर्शनेटली अकॉर्डिंगली पानी का इंटेक भी बढ़ाना पड़ता है। इसलिए क्योंकि जब हमारी डाइट में फाइबर अमाउंट बढ़ता है तो हमारे बॉडी को वाटर रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज फाइबर एब्जॉर्ब्स लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द गट, एज वी हैव सीन ऑलरेडी। तो दिन में 8 से 10 ग्लासेस ऑफ वाटर जो है आइडियल ऑप्टिमम इनटेक ऑफ पानी है, और वो हमें रोज करना है।
व्हाट अबाउट प्रोबायोटिक्स? प्रोबायोटिक्स हम जानते हैं वो जीवाणु जैसे माइक्रोब्स जिन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। तो इनके हम स्पोर्स, बैक्टीरियल स्पोर्स को कैप्सूल्स के फॉर्म में लेते हैं, उन्हें प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कहते हैं। और क्या इनका कोई बेनिफिट है कॉन्स्टिपेशन के लिए? तो ऐसा माना जा रहा है इन गाइडलाइंस के हिसाब से कि कुछ एक देयर आर सर्टेन बैक्टीरियल स्ट्रेन्स दैट मे हेल्प रिलीव कॉन्स्टिपेशन, लाइक बिफिडोबैक्टीरियम लैक्टिस या फिर बैसिलस कोआगुलेंस। ये दो ऐसी स्पीशीज हैं बैक्टीरिया की जिनके बारे में यह माना जाता है कि वो हमें कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ऐसा ले रहे हैं जिनमें ये बैक्टीरियल स्ट्रेन्स हैं, तो इन्हें मिनिमम 4 वीक्स तक लेना ज़रूरी है टू सी ऑप्टिमम इफेक्ट। एंड यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि डू नॉट टेक एनी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर, and for the period that you are on this probiotic supplement, it is best to remain under medical supervision. एंड सिनबायोटिक्स, क्या उनसे कोई फायदा होता है? सिनबायोटिक्स क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। सिनबायोटिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स मतलब कि ऐसी चीज़ें जिन पे बैक्टीरिया थ्राइव करते हैं, लाइक डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर इज अ प्रीबायोटिक। देन देर आर सर्टेन एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक योर पॉलीफिनॉल्स, दीज आर ऑल्सो प्रीबायोटिक। सो ये प्रीबायोटिक होते हैं। और प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? जैसा कि अभी अभी हमने देखा, बैक्टीरियल स्ट्रेन्स, द स्पोर्स देयर ऑफ, और समटाइम्स इवन लाइव बैक्टीरियल पॉपुलेशन। तो इन दोनों का एक कंबाइंड प्रिपरेशन जो है कभी कभी मार्केट में अवेलेबल आप देखेंगे फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटिंग कॉन्स्टिपेशन। सो आर दीज इफेक्टिव? ब्रिटिश डायटेटिक एसोसिएशन गाइडलाइन सेज इनके इफेक्टिवनेस के लिए उनके पास में कोई प्रूफ नहीं है। मतलब कि जो स्टडीज कंडक्ट की गई दे हैव बीन इनकंक्लूसिव, जिसको कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं इंटरप्रेट करूं तो इसका मतलब यह है कि सिनबायोटिक्स हैव नो रोल इन मैनेजिंग कॉन्स्टिपेशन, दीज आर नॉट इफेक्टिव एट ऑल। और अब मैग्नीशियम सप्लीमेंट, बहुत सारे लोगों को सलाह दी जाती है कि आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट लीजिए कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड सप्लीमेंट जो होते हैं उसका एक डेफिनेट बेनिफिट देखा गया है। क्या होता है कि जब हम इसको लेते हैं तो इसका एक ऑस्मोटिक इफेक्ट होता है, विच मीन्स इट ड्रॉज इन वाटर इनटू द इंटेस्टाइन ल्यूमन, और एक तरह का लैक्सेटिव इफेक्ट होता है। और पल्सिंग मूवमेंट जो होता है इंटेस्टाइन का, वो इससे इंक्रीज होता है, एंड दिस फैसिलिटेट्स एक्सपेलिंग ऑफ फीकल मैटर. Now, at the same time, it also helps soften the stool because there is more water now inside the gut. So, this further enhances the efficacy of defecation when we take magnesium oxide supplements. और अब दो ऐसे खास फूड्स जो हमें कॉन्स्टिपेशन मैनेज करने में एवरी टाइम सक्सेसफुली हेल्प करते हैं। सबसे पहले कीवी फ्रूट, 2 to 3 कीवी फ्रूट्स टेकन डेली ओवर अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स, ये हमें कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करने में बहुत सक्सेसफुली हेल्प करते हैं। कीवी फ्रूट एक्चुअली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और अगर हम इसका स्किन रिमूव करके इसे खाते हैं तो ये उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की वजह से ब्लोटिंग हो रही है या एब्डोमिनल डिस्टेंशन को जो लोग फेस कर रहे हैं, उनके लिए स्किन रिमूव करके कीवी फ्रूट खाना चाहिए। वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। दूसरा फ्रूट है प्रून्स। प्रून्स जो है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए अगेन दीज आर वेरी इफेक्टिव एंड अ वेरी वेल नोन रेमेडी। कितना लेना चाहिए? 3 से 5 प्रून्स काफ़ी हैं। कितने पीरियड तक लेना चाहिए? रोज़ लेना चाहिए फॉर अबाउट 4 वीक्स अगेन। और कई लोग प्रून्स को डायरेक्ट नहीं कंज्यूम कर पाते हैं, जैसे कि IBS कॉन्स्टिपेशन केसेस में, तो उन लोगों को हाफ कप प्रून जूस का सजेशन दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, और ये जो है काफ़ी हद तक कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में सहायक सिद्ध होता है। अब हम ऐसे कुछ मिथ्स के बारे में बात करते हैं जो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड है और जो हम बहुत बार सुनते हैं। आपने भी सुना होगा कि कॉन्स्टिपेशन है, ट्रीट करने के लिए उसे ढेर सारा घी खाओ। बिल्कुल गलत है। घी आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव नहीं करता है, बल्कि ये आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक है अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप इसे रोज़ खाते हैं तो। क्यों हानिकारक है? क्योंकि घी में होता है बहुत सारा सैचुरेटेड फैट, और इसमें होता है ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्टेरॉल, और ये दोनों हार्ट हेल्थ के लिए और ब्लड वेसल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। ज़्यादा मात्रा में घी खाने से कॉन्स्टिपेशन तो नहीं ठीक होगा आपका, लेकिन ये हो सकता है कि आपको हार्ट डिजीज ज़रूर हो जाए। तो इसलिए रिड्यूस घी इनटेक। इनफैक्ट
मिनिमाइज। दूसरा एक और मिथ है, कुछ लोगों को लगता है कि ज़्यादा दवाएं लेना हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा दवाएं नहीं लेना चाहते हैं तो अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बीमार हो ही गए हैं, अगर कॉन्स्टिपेशन हो ही गया है, तो डॉक्टर जब आपके लैक्सेटिव देते हैं आपको, तो आपको उसे लेना चाहिए। बहुत सारे लोग जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं लैक्सेटिव्स, उसके बाद में भी नहीं लेते हैं, ये सोच के कि अगर एक बार हमने शुरू कर दिया तो भाई हमको तो आदत ही पड़ जाएगी लैक्सेटिव लेने की, और उसके बिना हमें मोशंस नहीं पास होंगे। ऐसी बात नहीं है, ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, जो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स होते हैं, जैसे कि एक मार्केट में आता है डलकोलेक्स के नाम से, इस तरह के जो इस कैटेगरी के जो लैक्सेटिव्स होते हैं, हाँ, ये सच बात है कि जब आप उनको ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हैं तो उसके बाद में आपको बिना इसे यूज़ किए हुए मोशंस पास करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब आप धीरे 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 करके अपने डॉक्टर की सलाह मानते हुए इसको धीरे धीरे करके स्टॉप करते हैं, तो आपके जो बॉवल मूवमेंट है वो नेचुरली अपने आप से होना शुरू हो जाते हैं। सो इट इज़ नॉट एज इफ यू कैन एवर गेट एडिक्टेड टू अ स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। वो बिल्कुल एक मिथ है और झूठ है, उसका कोई आधार नहीं है, निराधार मिथ है बिल्कुल। The best way to help me and my channel to spread the good word and spread information and correct misinformation about matters related to food and nutrition is to subscribe my channel and like and share my video. Please do all of this to support me and my work. Thank you.